सर रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है। ट्विडल वर्सेस एटकिंसन। ट्विडल वर्सेस एटकिंसन, ठीक है। सो अभी तक व्हाट वी सॉ दैट प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल है, व्हाट डज इट से? दैट अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज and no third party is allowed to sue. So it basically is saying that a stranger to contract cannot sue. And this principle is been underlined in two cases. The first is Dunlop Pneumatic Tires Limited, and the second one is Twiddle versus Atkinson. But the thing is, this principle of privity of contract is applied in very less cases. Even though it is a general rule, but अब इतना लॉ इवॉल्व कर चुका है, कि अब ये लोगों को समझ में आ चुका है कि कॉन्ट्रैक्ट बहुत बार सिर्फ दो लोगों के बीच का नहीं होता, बहुत बार कॉन्ट्रैक्ट इज मेड फॉर अ बेनिफिट ऑफ द थर्ड पार्टी, सो दैट द थर्ड पार्टी शुड हैव द राइट टू सू। तो देयरफॉर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रूल के बहुत से एक्सेप्शंस बना दिए गए। एक्सेप्शंस 5 है, लेकिन वो 5 इतने वाइड एक्सेप्शंस है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स उसमें कवर हो जाती है, कि कुछ अनजस्ट या अनरीजनेबल ना हो। अगर कुछ उन एक्सेप्शंस पे कवर नहीं होती है, देन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूल लग जाएगा, ठीक है। तो अगर ये तो मैंने आपको इंग्लिश लॉ के केसेस बता दिए, अब इंडियन लॉ में भी कुछ केसेस है जहां पे पता चलता है कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन अप्लाइड। तो उन केसेस का नाम आप लिख लीजिए। पहला केस है जामना दास वर्सेस राम अवतार। जामना दास वर्सेस राम अवतार। ऑलराइट, जामना दास वर्सेस राम अवतार। तो ये आपका इंडियन लॉ केस हो गया। यू कैन राइट वन मोर इंडियन लॉ केस अंडर दिस, विच इज MC Chaco versus Strait of Travancore. So the case name is MC Chaco versus State of Travancore. MC Chaco versus State of Travancore. All right. तो इन दोनों केसेस में ये बोला गया कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अपहेल्ड किया गया, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अपहेल्ड किया गया। तो देखो इसमें जो ये जामना दास वर्सेस राम अवतार वाला जो केस था, उसमें ये था कि देयर वाज अ पर्सन, ए ने बी को, ठीक है, ए ने क्या नाम है, लेट्स से देयर वाज अ पर्सन ए who mortgage some of his property to X. A mortgage समझ में आ रहा है, some of the properties to X। इसका मतलब A ने अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी, क्यों? क्योंकि X ने कुछ पैसे उसे दिए थे, ठीक है। तो A के ऊपर X का डेट था, लेकिन बाद में क्या किया, ए ने अपनी वो प्रॉपर्टी, मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना। अब ए ने अगर एक्स से पैसे लिए हैं या ए पे अगर एक्स की उधारी है, तो एक प्रॉपर्टी उसने मॉर्गेज कर दी कि अगर कुछ ना होगा तो आप इस प्रॉपर्टी से पैसे ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सा मतलब यहाँ ये है कि ए ने कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी थी क्योंकि एक्स का कुछ डेट था ए के ऊपर, लेकिन बाद में ए ने उस प्रॉपर्टी को बी को बेच दी, और बी को बोला कि तुम ये प्रॉपर्टी खरीद तो रहे हो, लेकिन एक्स का जो डेट है ना वो उसे दे देना,
ठीक है। तो बी ने एग्री किया था कि ही विल पे ऑफ द डेट, जो एक्स का डेट है उसके ऊपर, ए के ऊपर, वो बी दे देगा। तो बी ने ए से प्रॉपर्टी खरीद ली और बाद में एक्स को डेट दिया नहीं। ठीक है। तो एक्स ने फिर बी पर सू किया, केस फाइल किया कि मेरा डेट का पैसा दो। तो बी बोलता है मेरे को कब पैसा दिया था, पैसा तो ए को दिया था, तो जाके ए से मांगो। क्या हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? बात समझ में आ गई? ए ने एक्स से कुछ पैसा लिया था और इसलिए उसने कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी। ठीक है। लेकिन वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी ए ने बी को बेच दी बिना एक्स को बताए, और फिर ये बोला भी बी से कि तुम एक्स का जो मेरे ऊपर कर्ज है वो तुम इसी प्रॉपर्टी से वापस कर देना, उसे पैसे दे देना। ठीक है। लेकिन एक्स ने पैसा नहीं दिया, सॉरी, लेकिन बी ने एक्स को पैसा नहीं दिया। ठीक है। और जब एक्स ने बी पे केस फाइल किया तो बी ने बोला कि क्या एक्स ने मेरे को पैसे दिए थे? तो कोई कर्जा तो मेरे ऊपर है नहीं, आपने ए को पैसे दिए थे तो जाके ए से लेके लो, हमारे बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं। देयरफॉर एक्स कैन नॉट सक्सीड। और कोर्ट ने इस बात को माना कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहां लग रहा है। ठीक है। क्योंकि एक्स और बी के बीच में तो कभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। तो यहां पे अगर एक्स को किसी पे केस करना है तो वो ए पे करना है, बी पे नहीं। बात समझ में आई? यस सर। पक्का? आगे बढ़ू मैं? यस सर। यस सर। बाकियों को भी बात समझ में आ रही है? गरिमा, साक्षी, खुशी, पूजा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ओके। ठीक है। तो ये केस था, ये इस केस का नाम क्या था? जमुना दास वर्सेस राम अवतार। ठीक है। अब इसमें एक केस और लिखो, ये केस थोड़ा रिसेंट है, 1970 का है। एमसी चाको वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवेनकोर, ये मैंने लिखवाया है ना केस। तो इसमें क्या हुआ कि दो बैंक थी, एक हाईलैंड बैंक है। तुमको इतना एग्जाम में फैक्ट्स लिखना नहीं है, ये बस मैं तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, तुमको केस का नाम भी नहीं लिखना है। ठीक है। हाईलैंड बैंक, ये सेमेस्टर एग्जाम्स तो में फिर इतना क्या डीप डालना है नॉलेज की सर? रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। हाईलैंड बैंक एंड स्टेट बैंक, तो यह दो बैंक्स थी। ठीक है। अब स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवेनकोर ने हाईलैंड बैंक को बहुत से पैसे दे रखे थे। बात समझ में आ रही है? स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवेनकोर ने हाईलैंड बैंक को बहुत से पैसे दे रखे थे, और मिस्टर एम जो थे, मिस्टर एम, ही वॉज द मैनेजर ऑफ हाईलैंड बैंक। हाईलैंड बैंक के वो मैनेजर थे, और उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवेनकोर से बहुत सी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली हुई थी। ओवरड्राफ्ट मतलब उधार पे पैसे। ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी थी। अब बाद में पता चलता है कि मिस्टर एम के फादर ने बैंक को गारंटी दी थी कि वो उसका पैसा चुका देंगे। ठीक है। मिस्टर एम के फादर ने मिस्टर एम के फादर के, मिस्टर के, कौन है मिस्टर के? बताइए। मिस्टर एम के फादर। मिस्टर एम के फादर है, उन्होंने क्या बैंक को बोला था? बताइए। कि वो पे कर, बैंक को गारंटी दी थी गारंटी दी कि थी वो कि वो रिपेमेंट हो जाएगी, जो मिस्टर एम ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली है। लेकिन अब मिस्टर के तो रहे नहीं, तो उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज मिस्टर अपने बच्चे के नाम करी, अपने सारे बच्चों के नाम करी, तो मिस्टर एम के भी नाम पे आई। और उन्होंने एक कंडीशन लिखी कि अगर मिस्टर एम की कोई लाइबिलिटी है तो ये जो प्रॉपर्टी उनको गिफ्ट में मिली है, वो प्रॉपर्टी क्या नाम है, उसमें से वो लाइबिलिटी को लिया जा सकता है। ठीक है। तो ये जो बात है, ये तो मिस्टर के और मिस्टर एम के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसमें बैंक तो बीच में आई नहीं।
कि मैं आपको प्रॉपर्टी दे रहा हूं और अगर आपकी कोई लायबिलिटी है तो इस प्रॉपर्टी से ली जा सकती है। ये कॉन्ट्रैक्ट में था। मिस्टर एम की कोई लायबिलिटी, तो यहाँ पे इवन तो मिस्टर एम की लायबिलिटी है, बट क्या ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर के ने स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर से किया था प्रॉपर्टी देने वाला? उन्होंने बस गारंटी दी थी कि मैं पैसा दे दूंगा, अब वो उन्होंने दिया नहीं पैसा। तो स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर ने कहा कि इस प्रॉपर्टी से पहले हमारा डेट चुकाया जाएगा, और उन्होंने केस फाइल कर दिया। ठीक है, तो इस जो डीड थी ना, मिस्टर के की जो डीड थी, जिस डीड के तहत में उन्होंने प्रॉपर्टी को मिस्टर एम को दिया, अपने बेटे को दिया गिफ्ट पे, और बोला कि अगर कोई भी लायबिलिटी मिस्टर एम की है तो वो इस प्रॉपर्टी से पूरी करी जाएगी, ये डीड में मेंशन था। तो इस डीड के बेसिस पे उस बैंक ने मिस्टर एम को लायबिलिटी ठहराया, बट कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लगा दिया और बोला कि जो स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर है वो तो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी तो मिस्टर की और मिस्टर एम है इस डीड में। तो इस डीड के तहत वो बेनिफिट नहीं ले सकते, इस डीड के तहत वो बेनिफिट नहीं ले सकते, क्योंकि इस डीड में मिस्टर जो स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर है वो तो पार्टी ही नहीं है। ठीक है, अब बात समझ में आई? ये केस में क्या हुआ, ये बात समझ में आई? सही गलत बात की बात है, पहले इस केस में क्या हुआ ये बात समझ में आई? तो एंड वाला नहीं आया थोड़ा। अच्छा, इसमें ये हुआ कि मिस्टर एम की कुछ लायबिलिटी थी स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर की ओर, और मिस्टर के उसके फादर, उन्होंने कहा था बैंक से कि हम गारंटी लेते हैं कि हम रीपेमेंट करने की कोशिश करें। बाद में मिस्टर के ने एक डीड बनाई अपने बच्चे के साथ और अपनी कुछ प्रॉपर्टी बच्चे को दी, और डीड में ये मेंशन था कि अगर मिस्टर एम की कोई लायबिलिटी है, कोई भी लायबिलिटी हो, वो जरूरी नहीं स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर से हो, वो इस प्रॉपर्टी से मीट की जा सकती है, ये परमिशन दी। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर ने इसी डीड का एविडेंस उठाया और मिस्टर एम को बोला कि हमें पैसे दो, तो इन्होंने केस फाइल किया स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर ने इसी डीड के तहत। तो कोर्ट ने यहाँ पे प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लगा दिया और बोला ये डीड तो दो लोगों के बीच में थी ना, मिस्टर की और मिस्टर एम, तो यहाँ स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर इज एन आउटसाइडर, इवन दो इट इज फॉर हिज बेनिफिट, even though it is for the bank benefit, but the bank is stranger to the deed, therefore privity of contract will apply। अब बात समझ में आई? यस सर। तो देखो ये जनरल रूल था प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि ये जिस टाइम पे रूल था उस टाइम पे बहुत कंफ्यूजन हो जाती, तो ये बेटर रहता था कि जो दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है वही दो करें। बट विथ टाइम बिजनेस एक्सपैंड हुआ, कॉमर्शियल नेचर बिजनेस का बदल गया, सो द नेचर ऑफ बिजनेस चेंज। ठीक है, कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स बदले, तो अब कॉन्ट्रैक्ट लॉ में भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, जिस वजह से बहुत एक्सेप्शंस क्रिएट किए गए। तो मैंने आपको एक्सेप्शंस लिखवाए थे, तो क्या क्या एक्सेप्शंस थे? ट्रस्ट और चार्ज, ट्रस्ट फैमिली और चार्ज, अरेंजमेंट्स, पहला पॉइंट। फैमिली अरेंजमेंट्स, दूसरा फैमिली अरेंजमेंट, मैरिज सेटलमेंट, स्टेप फैमिली और अरेंजमेंट और मैरिज एक्नॉलेजमेंट। सेटलमेंट एक ही में कर दीजिए, मैरिज सेटलमेंट और असाइनी इन इंश्योरेंस पॉलिसी, असाइनी इन इंश्योरेंस पॉलिसी। एक और रह रहा है इंपॉर्टेंट, कॉन्विनेंट रनिंग विथ लैंड। नहीं ये भी है, एक और इंपॉर्टेंट रह रहा है लास्ट, कॉवेनेंट रनिंग लैंड, कुछ स्टॉपल से रिलेटेड है वो। सर स्टॉपल और एक्नॉलेजमेंट। हाँ, एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपल। बात समझ में आई? तो अब वन बाय वन करते हैं। अब तुम देखो ये जो भी हमने जमुना दास पढ़ा या एमसी चाको पढ़ा, ये सब इस एक्सेप्शन में फॉल कर जा रहा है।
बट उस समय ये एक्सेप्शंस नहीं आए। ठीक है, तो पहला है क्या, ट्रस्ट और चार्ज। तो ट्रस्ट और चार्ज का मतलब क्या है, इसमें लिख लो, अ बेनिफिशियरी लिख लो, अ बेनिफिशियरी, मैं लिख नहीं रहा, आप, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोग लिखिए, अ बेनिफिशियरी इन हुज फेवर अ चार्ज or some interest, a beneficiary in whose favor a charge or some interest is created in some specific property, यहां वर्ड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जरूरी है। is created in some specific property, then such beneficiary can enforce the contract, समझ में आया क्या लिखा? क्या लिखा आप लोगों ने? जल्दी बोलो, 40 मिनट्स ही है हमारे पास, फिर ये अपने आप खत्म हो जाएगा। A beneficiary in whose favor a charge or other interest is created in some specific property, then such a beneficiary can enforce the contract. क्या लिखा आप लोगों ने? Anyone who can just repeat whatever they have written? सर, और चार्ज के बाद बीच में एक वर्ड मेरा छूट गया, वो क्या था? क्या सर, फेवर और चार्ज के बाद एक बीच में एक मेरा पॉइंट छूट गया, बाकी तो मैंने पूरा लिख लिया। नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। अ बेनिफिशियरी इन हुज फेवर अ चार्ज और सम अदर इंटरेस्ट इज क्रिएटेड, इंटरेस्ट, a charge or some other interest is created in some specific property, then such a beneficiary can enforce the contract. लिख लिया है बाकी लोगों ने भी? यस सर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एक केस है ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस हुसैनी बेगम। ठीक है, ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस हुसैनी बेगम। देखो इस केस में क्या हुआ था कि ये जो एक लेडी थी उसकी शादी हुई थी, तो उसके जो फादर इन लॉ थे उन्होंने उसके साथ एग्रीमेंट किया था कि तुम्हें कुछ खर्चा, कुछ बेसिक पॉकेट मनी मिलती रहेगी, एंड दैट विल बी योर एक्सपेंस ऑफ बीटल लीव्स। बीटल लीव्स का मतलब 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, बीटल लीव्स का मतलब होता है पान, तो खर्चाए पान मिलेगा, खर्चाए पान, तो पान के लिए कुछ 500 रुपए मिलेगा हर महीने। ठीक है, और उसके लिए उसके फादर इन लॉ ने एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को भी चार्ज में रखा था। ठीक है, कुछ उसमें ट्रस्ट था। अब बाद में उसके फादर इन लॉ पैसा देना बंद कर देते। ठीक है, ठीक है, अब ये जो एग्रीमेंट था वो किसके बीच में था? ये एग्रीमेंट था उस लेडी के फादर इन लॉ और उस लेडी के फादर के बीच में। पहले जमाने में दोनों के जो फादर्स आपस में बात करते थे ना, तो जिस लेडी की शादी हुई है उसके फादर इन लॉ और उसके फादर के बीच में ये एग्रीमेंट था। यहां तक बात समझ में आई? यस सर। वो जो स्पेसिफिक अमाउंट 500 रुपए पर मंथ वाला खर्चाए पान का अमाउंट का जो अमाउंट था, वो उसके फादर इन लॉ और उस लेडी के फादर के बीच में वो एग्रीमेंट। लेकिन बाद में उसके फादर इन लॉ ने कुछ समय बाद पैसा देना बंद कर दिया, तो वो जो लेडी थी उसने केस फाइल किया, सूट किया, and it was held that the lady can file the case. Why? Because she was the beneficiary, even though the contract was not between the lady and the father-in-law,
the contract was between the father-in-law and the lady's father, but then also since the lady is the beneficiary, therefore she can enforce the contract. और यहाँ पे की पॉइंट क्या है कि a specific property was charged also, इसीलिए the lady could enforce it. ठीक है, इसी तरीके से ये तो चार्ज का एग्जांपल हो गया, केस बता दिया। ट्रस्ट का, अगर कोई ट्रस्ट बनता है किसी के बेनिफिट के लिए, किसी मान लीजिए कोई ट्रस्ट बनता है बच्चों के स्कूल चलाने के लिए, और बाद में वो ट्रस्ट, तो वो जो बेनिफिशियरीज हैं दे कैन आल्सो ब्रिंग अ केस अगर उनका नुकसान हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? सो यहाँ पे इफ द थर्ड पार्टी इज बेनिफिशियरी, if the third party is the beneficiary under a trust or under a charge, then he can enforce the contract. बात समझ में आ रही है ये? Yes sir. अब सेकेंड पॉइंट क्या है? मैरिज सेटलमेंट, पार्टीशन और फैमिली अरेंजमेंट। तो फैमिली अरेंजमेंट में भी इफ अ थर्ड पार्टी इज अ बेनिफिशियरी, दे कैन ऑल्सो फाइल अ केस। अब इस केस, एक केस है, मैं लिखा नहीं रहा, बस इसके बारे में बता दे रहा हूं कि दो भाइयों के बीच में पार्टीशन हुआ, प्रॉपर्टीज का पार्टीशन हुआ, आधी प्रॉपर्टी एक ने रखी, आधी प्रॉपर्टी एक ने रखी। ठीक है, दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी का पार्टीशन हुआ, आधी प्रॉपर्टी एक ने रखी, आधी प्रॉपर्टी एक ने रखी, और उन दोनों ने एग्री किया कि अपनी मदर का खर्चा वो दोनों उठाएंगे। उन दोनों ने एग्री किया कि दे विल मेंटेन देयर मदर। ठीक है, बट बाद में अगर वो मेंटेन नहीं करते हैं, अगर बाद में वो मेंटेन नहीं करते हैं, देन क्या होगा? द मदर कैन सू, कैन फाइल अ केस अगेंस्ट देम। यहां पे देखो, एग्रीमेंट किसके बीच में था? दोनों भाइयों के बीच में था। उन्होंने एग्री किया था मेंटेन करने का मदर, मदर के साथ तो कोई एग्रीमेंट था ही नहीं। तो यहाँ पे ये नहीं बोला जाएगा कि मदर इज द स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे दिस केस विल फॉल अंडर दिस एक्सेप्शन, दिस केस विल फॉल अंडर दिस एक्सेप्शन। ठीक है, अब मैरिज का एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई लड़की है, उसके फादर ने किसी लड़के के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि यू विल मैरी माय डॉटर, दैट यू विल मैरी माय डॉटर, और बाद में वो लड़का शादी नहीं करता है कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, देन इन दैट केस द गर्ल कैन सू दैट मैन, द गर्ल कैन सू दैट मैन फॉर कॉम्पनसेशन। व्हाई? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो डिफेंडेंट और गर्ल के फादर के बीच में हुआ था ना, तो गर्ल तो थर्ड पार्टी हो गई। बट सिंस it is a marriage settlement, so the even though girl is a third party but she was the beneficiary party, so she can file the case. बात समझ में आ रहा है? तो ये वाला केस है रोज वर्सेस जोसेफ, जो मैंने फैक्ट्स बताया ना, these are the facts of रोज वर्सेस जोसेफ। हाँ, पॉइंट है, अगर लड़की को शादी करने का मन नहीं है तो उसके मन के अगेंस्ट तो कुछ नहीं हो सकता ना, तब वो वैलिड है, तब कोई दिक्कत नहीं। अगर मन नहीं तो फिर ठीक है। यहाँ पे उसका मन था बट उस लड़की ने शादी नहीं किया, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था। थर्ड पॉइंट है एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपल। एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपल, अगर आपने एक्नॉलेज कर दिया है, आप भले ही कोई पर्सन थर्ड पार्टी है, कोई पर्सन थर्ड पार्टी है, बट आपने एक्नॉलेज कर दिया कि आप वो पैसा दोगे, देन द थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे रूल ऑफ स्टॉपल लग जाता है। अब जो वो जामना दास वाला केस था, जामना दास वाला केस था, अगर मैं वही केस लूं, उसी टाइप का एक केस लेता हूं, जिसमें ए ने अपनी एक प्रॉपर्टी, एक
मेरी बात को ध्यान से सुनना, 3 मिनट रह रहा है सिर्फ। ए ने अपनी एक प्रॉपर्टी को अगर बी को बेचा और बी को बोला कि देखो ये प्रॉपर्टी तुम रख लो, लेकिन जो तुम मेरे को पैसा दे रहे हो ना, बी, ए ने बी को प्रॉपर्टी बेची 1 लाख रुपए में, ठीक है, और बी से सिर्फ 80,000 रुपए लिया, बी से सिर्फ 80,000 रुपए लिया, और 20,000 बोला बी को कि तुम सी को दे देना, मेरा उधारी है सी के साथ, तुम सी को दे देना, ठीक है। ए ने बी को प्रॉपर्टी बेची और वो प्रॉपर्टी 1 लाख की थी, बट ए ने सिर्फ 80,000 रुपए लिए और बोला बी को कि ये 20,000 रुपए सी को दे देना, ठीक है। और बी ने सी को बोला, बी ने सी को कुछ समय के लिए पैसा दिया, कुछ 4-5 हजार रुपए दिया कुछ समय के लिए, और बोला कि मैं बाकी पैसा दे दूंगा, उसने एक्नॉलेज किया। तो यहां पर क्या है, बाद में वो पैसा नहीं देता है बी सी को, तो यहां सी केस फाइल करता है बी के अगेंस्ट। तो बताओ क्या सी विल सक्सीड, whether C be able to file the case? Yes, sir. Why? Because it is falling under exception which is estoppel or acknowledgement. यहाँ acknowledgement हो रखी है, ठीक है। देखो जामना दास वाले केस में acknowledgement नहीं हुआ था, उस थर्ड पार्टी को इसने नहीं बोला था कि मैं दूंगा, है ना। अगर हो भी रखा होता तो वहां पे प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लगा था, बट अब ये एक एक्सेप्शन में आ चुका है, ठीक है। सिमिलरली असाइनी इन द इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। अब जब देखो, अगर ये नॉर्मल सा भी देखो, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अब अगर प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लगा दें तो कितना गलत हो जाएगा, अगर प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लगा दे तो कितना गलत हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी होती है, मैंने अगर इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस किया है कि अगर मेरे को कोई बीमारी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो मेरे को 5 लाख रुपए मिले इंश्योरेंस का, और मेरे को वो बीमारी हो जाती और मैं मरने के पास हूं, तो और मेरा जो बच्चा है वो जाके पैसा लेना चाह रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी बोली अरे कॉन्ट्रैक्ट तो आपके फादर और हमारे बीच में हुआ, तब तो वो रहे नहीं, तो अब हम आपको पैसा नहीं देंगे, जबकि कॉन्ट्रैक्ट मेरे ही लिए, वो 5 लाख मेरे को मिल रहे हैं। तो ये तो बिजनेस मॉडल ही गलत हो जाएगा ना, अगर प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लगा दे। तो इसीलिए प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट फॉलो इन द केस ऑफ असाइनी इन इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि वो इंश्योरेंस पॉलिसी मेरी थी और मैंने असाइनी अपने बच्चे को बनाया है, तो मेरे जाने के बाद वो पैसा मेरे बच्चे को मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है। यहाँ इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं बोल सकती कि कॉन्ट्रैक्ट तो आप और कंपनी और फादर के बीच में, आप तो असाइनी हो, आप तो थर्ड पार्टी हो, ये नहीं बोला जा सकता। बात समझ में आई? Yes या no? Yes, sir. Okay, then these were the some of the exceptions. Covenant running the land में बस इतना है कि कोई भी प्रॉपर्टी लिया अगर उसमें कोई टर्म एंड कंडीशन है तो उसे माना जाएगा, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोविड वो वाला एक्सेप्शन भी हो गया। आई थिंक ओनली 20 सेकेंड्स आर रिमेनिंग, तो ये हो चुका है। आप दोनों रिकॉर्डिंग